हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। राइट, तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीखने वाले हैं। अक्सर एग्जाम्स में हमें इस तरह के कुछ सर्किट्स दे दिए जाते हैं और हमसे ये बोला जाता है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो जैसे आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख भी सकते हैं, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस एट ए एंड बी। यानी अगर हम एक मल्टीमीटर लें और मल्टीमीटर के लीड्स को ए और बी के बीच में लगा दें, तो सपोज करो कि ये हमारा कोई मल्टीमीटर है, राइट, और इससे हमने एक तार निकाल के ए पॉइंट पे लगाई और इसकी दूसरी तार हमने बी पॉइंट पे लगाई। ठीक है, और मल्टीमीटर को आपने किस पे सेलेक्ट कर दिया? मल्टीमीटर को आपने रेजिस्टेंस या ओम्स पे सेलेक्ट कर दिया है। और अब अगर आप रेजिस्टेंस नापे तो कितना रेजिस्टेंस आएगा? ठीक है, तो कैसे ये रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस किसी सर्किट का निकाला जाता है? गाइस, किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें ब्रांच क्या होती है इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए नोड के बारे में, और तीसरी चीज है हमें पता होना चाहिए टाइप ऑफ कनेक्शन के बारे में। तो जैसे जैसे इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करके हम ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि इस सर्किट में मेरे पास अलग अलग रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रेजिस्टेंस को देखूं तो इसको नाम दे देते हैं हम R1, R2 और R3। राइट, ऐसे ही इस दूसरे सर्किट में यहाँ पे सर्किट को नाम दे देते हैं, ये हमारे पास सेकंड सर्किट है और ये हमारा पहला सर्किट है। तो ऐसे हमारे पास दो सर्किट हैं। इस सेकंड सर्किट में भी हम रेजिस्टेंसेस को चलिए नाम दे देते हैं R1, R2 एंड R3। राइट, तो किसी भी सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सभी एलिमेंट्स को हम एक ब्रांच की तरह कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर सर्किट में देखिए हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स लगे हुए हैं। एलिमेंट्स से मेरा मतलब है जो भी कंपोनेंट्स उसके अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस R1 लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 लगा है और तीसरा रेजिस्टेंस R3 लगा है। राइट, तो तीन एलिमेंट्स लगे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सर्किट नंबर 2 में कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस हैं। ओके, तो चलिए आप ये बताइए कि मुझे सर्किट नंबर 1 में इस सर्किट में कितने ब्रांचेस होंगे? अगर सेम कॉन्सेप्ट्स की तरह देखें, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी सर्किट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतनी ब्रांचेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स लगे हुए हैं? R1, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और तीन रेजिस्टेंस। तो सेम लॉजिक से आप लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 ब्रांचेस हैं, पर ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ब्रांचेस को कैलकुलेट करते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है। अगर हमारे सर्किट में अलग अलग एलिमेंट्स लगे हुए हैं और इन सभी एलिमेंट्स में से सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है, तब हम इन सभी एलिमेंट्स को एक ही ब्रांच की तरह कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि यहाँ पे इस वायर में जो करंट जा रहा है वही सेम करंट कहाँ पे जाएगा? R1 से भी फ्लो होगा। राइट, वही सेम करंट R2 से भी फ्लो होगा और वही सेम करंट किस में जाने वाला है? R3 में भी जाने वाला है। तो इन तीनों एलिमेंट्स में R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंसेस में जो करंट जा रहा है वो तीनों में बराबर जा रहा है। राइट, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा सर्किट नंबर 1 है इसमें टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? इस सर्किट में टोटल सिर्फ एक ही ब्रांच है। ठीक है, तो ब्रांच के कॉन्सेप्ट में हमें क्या याद रखना है? ब्रांच के कॉन्सेप्ट में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतनी ब्रांचेस होगी। पर बस ये चीज याद रखनी है, अगर इन सभी एलिमेंट्स में से या इन सभी कंपोनेंट्स में अगर सेम करंट जा रहा है तो हम सभी कंपोनेंट्स को हम एक ही ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नोड का। नोड क्या चीज होती है? देखो, जब भी किसी भी पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो जाए तो उस पॉइंट को नोड कहा जाता है। राइट, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे सर्किट नंबर 2 में आप देखिए इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को चलिए नाम दे देते हैं, मैं पॉइंट नंबर C कहता हूं। तो पॉइंट नंबर C पे अगर आप देखें तो कौन कौन से ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है? R1 रेजिस्टेंस वाली ब्रांच कनेक्ट हो रही है, R2 रेजिस्टेंस वाली ब्रांच कनेक्ट हो रही है और R3 वाली ब्रांच कनेक्ट हो रही है। राइट, तो सर्किट में जिस जगह पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हो उस ब्रांच को, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे नोड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो सर्किट नंबर 1 में, सर्किट नंबर 1 पे यहाँ पे एक नोड बन रहा है। राइट, और यहाँ पे एक नोड बन रहा है, यहाँ पे R2 और R3 जोड़ रहे हैं। राइट, यहाँ पे R1 और R2 जोड़ रहे हैं। तो नोड किस पॉइंट को कहा जाएगा? जहां पे दो
या दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस जहां पे कनेक्ट हो रही है उसे हम कहेंगे नोड। तीसरा जो कॉन्सेप्ट था, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था? तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा टाइप ऑफ कनेक्शन के बारे में। टाइप ऑफ कनेक्शन, चलो ये भी देख लेते हैं टाइप ऑफ कनेक्शन क्या चीज होती है। दोस्तों, अगर आपको मैं इस तरह का सर्किट दिखाऊं और आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेज हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग दो ही ऑप्शन बताएंगे। या तो वो ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज कनेक्टेड हैं या फिर पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि जो कनेक्शन है वो दो तरह के हो सकते हैं, सीरीज या पैरेलल। पर एक्चुअल में हम तीन तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई इस तरह से नेटवर्क दिया हो तो इस नेटवर्क में, इस तरह के नेटवर्क्स में जनरली रेजिस्टेंसेस या तो सीरीज कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट, या पैरेलल कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नीदर ऑफ देम। मतलब हो सकता है कि वो ना ही सीरीज कनेक्शन में हो और ना ही पैरेलल कनेक्शन में हो। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, या तो सीरीज में होंगे या तो पैरेलल में होंगे। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले सीरीज में कनेक्टेड होने का मतलब समझते हैं, उसके बाद पैरेलल में कनेक्शन का मतलब समझेंगे, और तीसरा फिर नाइदर ऑफ देम, मतलब ना ही सीरीज ना ही पैरेलल। तो दोस्तों, कब हम बोलते हैं कि दो ब्रांचेस सीरीज में कनेक्टेड होगी? तो फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं यहाँ की पूरी कहानी को पहले मिटा देता हूँ। कब ये कहा जाता है कि कोई एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? तो जब भी हमारे सर्किट में, आप देखिए कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेज हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और तीसरा रेजिस्टेंस है R3। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि R1, R2 और R3 किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, या नाइदर ऑफ देम? तो आप में से ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे और यही कहेंगे कि R1, R2 और R3 सीरीज कनेक्टेड है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्किट नंबर 2 में R1, R2 और R3 किस तरह से कनेक्टेड हैं, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंसेज हैं वो पैरेलल कनेक्टेड हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेज हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल कनेक्टेड है। तो कैसे ये जज किया जाता है कि जो रेजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है? तो इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप समझिए कि इस सर्किट पे करंट फ्लो करवा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये सोर्स है, इस सोर्स से करंट जा रहा है, राइट। अब हमें ये देखना है कि इस सर्किट में अगर सारे एलिमेंट्स, मतलब जैसे यहाँ पे R1, R2 और R3 है, इस पहले सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो आप देखो R1 से जो करंट जाएगा, अगेन R2 में भी वही करंट जाने वाला है, क्योंकि करंट के पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, और R3 में भी वही सेम करंट जाएगा, राइट। तो अगर सर्किट के सभी एलिमेंट्स में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा सर्किट है वो कैसा कनेक्टेड है? वो सर्किट हमारा सीरीज कनेक्टेड है। आई होप ये सीरीज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, राइट। तो सीरीज के कॉन्सेप्ट में हमें क्या याद रखना है? अगर सर्किट के सभी एलिमेंट से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है वो सीरीज कनेक्टेड है। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि कब पैरेलल में कनेक्टेड ब्रांचेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मेरे रेजिस्टेंसेज हैं, कौन कौन से रेजिस्टेंसेज हैं सेकंड नंबर सर्किट में? तो सेकंड नंबर सर्किट में मेरे पास जो रेजिस्टेंसेज हैं वो कौन कौन से हैं? R1, R2 और R3, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो R1, R2 और R3 अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कॉमन जुड़ रहे हैं तीनों, ऐसे ही राइट हैंड साइड पे भी एक पॉइंट पे जुड़ रहे हैं। तो नोड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी थोड़ी देर पहले? नोड पे हमने ये जाना था कि जिस सर्किट में जिस पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं उस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमें देखिए R1, R2 और R3 जुड़ रही हैं, तो यहाँ पे एक नोड बनेगा। इस नोड को चलिए नाम दे देते हैं नोड नंबर C। और ऐसे ही राइट हैंड साइड पे भी यही तीनों ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे भी एक नोड बनेगा जिसको हमने नाम दिया नोड D। अब पैरेलल कनेक्शन कैसे चेक किया जाता है? अगर दो ब्रांचेस या दो एलिमेंट्स सेम नोड से कनेक्टेड हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ब्रांचेस पैरेलल कनेक्टेड है, राइट। इसको चलिए आसानी से मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास नोड्स दो कौन कौन से थे? C और D, ठीक है। अब आप देखो रेजिस्टेंस नंबर R1, ये जो R1 है ये किस किस नोड से कनेक्टेड है? R1 आप देखें तो C से कनेक्टेड है और D से भी कनेक्टेड है, तो R1 C और D से कनेक्टेड है। ऐसे ही R2 देखो, R2 किस किस से कनेक्टेड है? R2 भी अगेन C और D से कनेक्टेड है, ठीक है। और R3 चेक कीजिए, R3 किससे कनेक्टेड है? R3 भी C और D नोड से कनेक्टेड है। तो अगर किसी सर्किट में दो एलिमेंट्स सेम नोड से कनेक्टेड हैं, तो वो एलिमेंट्स हम कह सकते हैं पैरेलली कनेक्टेड है। तो हमने सीरीज कनेक्शन आइडेंटिफाई करना सीखा। सीरीज कनेक्शन में हमने क्या सीखा कि अगर एलिमेंट से सेम करंट फ्लो हो रहा है,
तो वो एलिमेंट्स कैसे कनेक्टेड होंगे, वो एलिमेंट सीरीज कनेक्टेड होंगे, राइट। और अगर एलिमेंट्स सेम नोड्स से कनेक्टेड है, राइट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सेम नोड्स। पैरेलल में हमें क्या याद रखना है, सेम नोड, और सीरीज में हमें क्या रखना है, सेम करंट, राइट। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं। तो अगर हमारे सर्किट्स में, अगर हमारे एलिमेंट्स में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसे सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। अगर हमारे एलिमेंट्स सेम नोड्स से कनेक्टेड हैं तो हम उसे पैरेलल कनेक्शन में बोलेंगे। तो आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा भी होगा कि सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है वो सेम होता है, तो ये तो सिंपल सी कंडीशन वहीं से आई है। पैरेलल कनेक्शन में ऐसा बोला जाता है कि वोल्टेज सेम होता है, तो सेम नोड से कनेक्टेड होने का मतलब क्या है कि इन ब्रांचेस R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बराबर होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। आई होप ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो हमने ये जाना कि इस कनेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। थर्ड केस बच गया अभी भी। थर्ड केस आप पूछ रहे होंगे कि सर ये नाइदर ऑफ देम वाला केस कहाँ पे आएगा। तो नाइदर ऑफ देम वाला केस हम क्वेश्चन में समझेंगे। तो चलिए दोबारा से हमारे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये न्यूमेरिकल था हमारा, और इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया था कि ये बताओ कि ये जो हमारा ये जो रेजिस्टेंसेज हैं, इन रेजिस्टेंसेज का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चलो इन रेजिस्टेंसेज को पहले नाम दे देते हैं, R1, R2, R3, R4 और R5। नेटवर्क को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होता है, उस नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो। नोड्स कौन से पॉइंट होते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हो। तो आप देखो यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है, R2, R3, R4, राइट। तो इसको आप नोड को नाम दे दीजिए नोड नंबर C, और राइट। और राइट हैंड साइड पे भी आप देखो, यहाँ पे भी R2, R3, R4 का सेकंड लीड कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे नोड कौन सा नोड बनेगा, नोड नंबर D, राइट। फालतू एनोटेशंस को मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए इन सबको मिटा देते हैं। चलो, अब मुझे बताइए कि R2 और R3 सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है। तो R2 और R3 आपको बताना है कि ये सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है। तो सीरीज कनेक्शन का टेस्ट क्या था, सीरीज कनेक्शन में हमें ये देखना था कि उसमें से जो सेम करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। तो आप देखो कि जो करंट यहाँ से फ्लो होके R1 से जो करंट फ्लो होके आ रहा होगा, यहाँ से सपोज करो I करंट फ्लो होके आ रहा होगा, तो कुछ करंट R3 ब्रांच में जा रहा होगा, चलिए उस करंट को नाम दे देते हैं I3, और कुछ करंट जा रहा होगा R2 ब्रांच में, उसको नाम दे दिया मैंने I2, और कुछ करंट जा रहा होगा R4 में, जिसको मैंने नाम दे दिया I4। तो हम सिंपल से देख के बता सकते हैं कि R2 ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो I2 करंट है, और R3 ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो I3 करंट है। तो दोनों में करंट तो सेम नहीं है, तो सीरीज कनेक्शन तो नहीं हो सकते, राइट। R2 और R3 सीरीज कनेक्टेड तो नहीं है। चलिए पैरेलल कनेक्शन का टेस्ट कर लेते हैं। तो R2 किस किस नोड से कनेक्टेड है। तो R2 अगर हम देखें तो नोड नंबर C से कनेक्टेड है, और R2 का दूसरा जो लीड है वो किससे कनेक्टेड है, नोड D से कनेक्टेड है। ऐसे ही R3 जो ब्रांच है वो किस किस नोड से कनेक्टेड है, C नोड से और D नोड से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो R2 और R3 है, R2 और R3 जो रेजिस्टेंसेस है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए फिर से टेस्ट कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस R4, ये जो रेजिस्टेंस है R4 और रेजिस्टेंस R5, ये बताइए R4 एंड R5, ये बताइए कि ये सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है। सीरीज पैरेलल, तो दो ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है। अगेन वही टेस्ट करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवा के देखते हैं। तो देखो R4 में जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू तो I4 है, राइट। R5 में कौन सा करंट आ रहा है, I5 में जो करंट आ रहा है वो कहाँ से आएगा, I5 में जो फ्लो होने वाला करंट है वो है, I5 का जो करंट है, तो देखो कौन कौन सा करंट आ रहा है। I5 में एक तो करंट आएगा जो R2 ब्रांच से ऊपर से आ रहा है, राइट। एक करंट यहाँ से आ रहा है और एक करंट नीचे से आ रहा है। तो R5 ब्रांच में जो करंट आ रहा है इसकी वैल्यू है I2 जमा I3 जमा I4, राइट। तो अगेन R4 और R5 जो ब्रांचेस हैं इनमें जो करंट है वो तो बराबर नहीं है, तो सीरीज तो कनेक्शन नहीं हो सकता। चलो अब पैरेलल टेस्ट कर लेते हैं। तो R4 जो है वो किस किस नोड से कनेक्टेड है, ये टेस्ट करें कीजिए। तो R4 जो ब्रांच है आपकी वो किस किस नोड से कनेक्टेड है, R4 कनेक्टेड है C और D नोड से, राइट। R5 ब्रांच देखिए किस किस से कनेक्टेड है। R5 जो आपकी ब्रांच है ये कनेक्टेड है, एक एंड पे तो ये D से कनेक्टेड है, पर R5 का जो दूसरा एंड है वो B नोड से, यहाँ पे B नोड मार्क्ड है पहले से ही, इस नोड से कनेक्टेड है। मतलब R4 और R5 सेम नोड से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल कनेक्टेड भी नहीं है, राइट। तो R4 और R5 ना ही सीरीज कनेक्टेड है ना ही पैरेलल कनेक्टेड है, तो ये तीसरा वाला केस हो गया। तीसरा वाला केस कौन सा था? नाइदर ऑफ देम, राइट, नाइदर ऑफ देम। तो ये ना ही सीरीज कनेक्टेड है ना ही पैरेलल कनेक्टेड है। तो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। हमें बस ये देखना होता है कि हमारे जो ब्रांचेस हैं उनके अक्रॉस करंट सेम जा रहा है तो सीरीज कनेक्शन में होगा। अगर वोल्टेज सेम है यानी सेम नोड से दोनों ब्रांचेस कनेक्टेड है तो पैरेलल कनेक्शन होगा। और ये दोनों कंडीशन में से कोई सी भी सेटिस्फाई नहीं रही तो वो थर्ड केस होगा, नाइदर ऑफ देम। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब ये सारी कहानी मिटा देते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस एट ए एंड डी, यानी ये नोड्स ए और बी हैं। यहाँ पे देखिए इन दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स है हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना हमारा रेजिस्टेंस आएगा टोटल। ओके चलो, अब सबसे पहले अगेन मैंने आपको बताया था क्या, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले नोड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। तो ऑल्दो ये क्वेश्चन हम 3 बार पढ़ चुके हैं तो हमें अब पता चल ही चुका है। यहाँ पे एक नोड सी, यहाँ पे एक नोड डी। रेजिस्टेंस को नाम, रेजिस्टेंसेस को चलिए नाम भी दे देते हैं। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया R1, R2, R3, R4 और इस रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया R5। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है? सभी रेजिस्टेंस जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 1.5 किलो ओम, यानी 1500 ओम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, राइट। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। ऑलराइट, तो अब कुछ फॉर्मुलेज हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले आपको पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो दो रेजिस्टेंस सपोज आपके पैरेलल कनेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल R1 और R2 आपके पैरेलल कनेक्टेड है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इसकी वैल्यू कैसे आती है? इसकी वैल्यू आती है R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड बाय R1 जमा R2, राइट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर दो रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल कनेक्टेड हैं तो आप इस सिंपल से फॉर्मूले की मदद से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन, राइट। तो इस सीरीज कनेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? सीरीज कनेक्शन के लिए आप सभी जानते हैं, बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है। तो आपके दो रेजिस्टेंसेस फॉर एग्जांपल R1 और R2 सीरीज कनेक्टेड है, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 जमा R2। ये तो बहुत आसान है, ये फॉर्मूले आपको हमेशा से याद होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, तो मैं इनको चलिए मार्क कर देता हूँ। पैरेलल के लिए ये वाला और सीरीज के लिए ये वाला। ऑलराइट, चलो तो आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी ब्रांचेस आपके सीरीज कनेक्टेड है और कौन कौन सी ब्रांचेस पैरेलल कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि R2, R3 और R4 ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सेम नोड से कनेक्टेड हैं। तो R2 पैरेलली कनेक्टेड है किसके साथ? R2 पैरेलली कनेक्टेड है R3 के साथ, और राइट, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो भी पैरेलली कनेक्टेड होगा इसके साथ R4 के साथ। मतलब R2, R3 और R4 ये तीनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा से ये सर्किट, ये सिर्फ पैरेलल वाला सर्किट बना रहा हूँ, राइट। और ये मैंने R1, R2, R3 बना दिया। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1500 ओम है, तो चलो मैं लिख देता हूँ 1500 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? सबसे पहले एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैंने नाम दिया, ये तो R2 था, ये R3 था और ये R4 था। तो पहले हम R2 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो 1500 गुणा 1500 और बटे में 1500 जमा 1500, 1500 जमा 1500, यही था ना। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? R1 गुणे R2, R1 जमा R2, तो 1500 गुणे 1500 और 1500 जमा 1500। तो R2 और R3 का जो पैरेलल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा 1500 गुणा में 1500 डिवाइड में 3000, राइट। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, चलो 1500 डिवाइड बाय 3000, ये हो गया आपका 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 750 ओम, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से R2 और R3 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया उस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 750 ओम। और ये 750 ओम किसके साथ कनेक्टेड है? अगेन ये पैरेलली अभी भी कनेक्टेड है किसके साथ? ये पैरेलली अभी भी कनेक्टेड है हमारे R4 के साथ। तो ये R4 है आपका, राइट। और R3 और R2 और R3 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 750 ओम आया। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें इस R4
और ये 750 ओम R2 और R3 का जो पैरेलल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू आई, इन दोनों को अगेन सॉल्व करना होगा। तो 750 मल्टीप्लाई 1500, राइट, और 750 जमा 1500, इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी, कितनी आएगी ये वैल्यू आपकी आएगी 500 ओम, राइट। पैरेलल में अगर आपके तो ये तीनों जो रेजिस्टेंसेज हैं R2, R3 और R4, इनको हम इजीली क्या लिख सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू है 500 ओम, ओके। और ये जो R1 रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 1500 ओम, और R5 रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू भी है 1500 ओम, ओके। तो पॉइंट नंबर ए है और ये यहाँ पे पॉइंट नंबर बी है। अब आप देखो कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस आपको आसानी से दिख रहा होगा कि ये तीनों सीरीज कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से आप करंट फ्लो करवाओगे, तो तीनों में सेम करंट ही फ्लो होने वाला है, राइट। तो आप सीरीज रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, और इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या था, R1 जमा R2, राइट। तो अब पैरेलल अगर सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो सिंपल आपको उनको सिर्फ ऐड करना है। तो यहाँ पे इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा RAB, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1500 जमा 500 यानी 2000, और 2000 जमा 1500 हो गया हमारा 3500 ओम। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक जो है, वो एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर पैरेलल में आपके रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं और इनकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, राइट। तो जैसे आप देखो यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी थी, 1.5 किलो ओम, राइट। ऐसे ही R3 की वैल्यू भी 1.5 किलो ओम थी, और R4 की वैल्यू भी 1.5 किलो ओम थी। तो अगर पैरेलल में सेम वैल्यू के रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, राइट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है R डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। मतलब एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो लिखिए, और टोटल कितने रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट, ये जो हमने R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट, R2, R3 और R4 का इक्विवेलेंट निकाला था, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू देखो, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1500 ओम, और टोटल कितने रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में आ गए, 3। तो ये जो वैल्यू आती, ये आती 500 ओम। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करके भी यही वैल्यू आई, राइट। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो। इसका इस्तेमाल करके आपको एग्जाम में काफ़ी सारा टाइम सेव होता है, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपके डाउट्स को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।